हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर? गैसों का अणुगति सिद्धांत, KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी भी RMS मान होता है √3RT/m, ठीक है। ऐसे एक और होता है एवरेज, V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है ना, औसत मान अणुओं का औसत मान। एवरेज वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग है ना, एवरेज वेलोसिटी है। ये होता है बच्चों √V एवरेज बराबर होता है √8RT/m। याद रखना, ठीक है। ये होता है √8RT/m, वो आता है हमारे पास 3RT/m। एवरेज मान होता है √8RT/m। ये आपने गैसों के सिद्धांत के अंदर भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो उसके बाद बात करते हैं मीन फ्री पाथ, स्वतंत्र अणुओं का स्वतंत्र औसत पथ। इसको बोलता है मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। किसके? गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? दो क्रमागत टक्करों के मध्य की दूरी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो क्रमागत अणुओं के मध्य के, दो क्रमागत अणुओं के मध्य टक्कर को, या दो क्रमागत अणुओं के मध्य टक्कर के बीच की दूरी को, अणुओं का स्वतंत्र पथ कहते हैं। पथ कहते हैं। आपको एक चीज पता होगा, और इसे λm से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे दिस इज द कोलिजन ऑफ टू सक्सेसिव, क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अणुओं के जो मध्य होते हैं ना, क्रमागत जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? टक्कर होती है एक तरीके से। टक्कर मतलब जैसे मान के चलो इस तरीके से है हमारे पास एक पात्र ले लिया हमने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब बच्चों, अब एक अणु कुछ ऐसा है, वो ऐसे गति करेगा, यहाँ से इससे टकराया, ठीक है, तो ये λ1 हो गया। फिर ये अणु आगे गया, फिर इससे टकराया, तो ये λ2 हो गया। फिर ये आगे आया, λ3 हो गया। ये फिर आगे आया, λ4। ये आगे गया, फिर टकराया, λ5। तो ऐसे बच्चों जो है कोलिजन लगातार चलता रहता है, ऐसे जो है लगातार कोलिजन चलता रहता है। तो λ1 इतना पथ, इससे ये गया, इससे टकराया, मतलब ये गया टकराया, कोई अणु होगा दूसरा यहाँ पे, तो टकराया, वो टकराने के बाद वहाँ से, तो
तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है। तो यदि हम औसत दूरी देखें, औसत माध्य पथ, स्वतंत्र माध्य पथ है, ठीक है। तो अणुओं का स्वतंत्र माध्य पथ लैम्डा m से प्रदर्शित करता है, मीन है मतलब, तो हो जाएगा मीन फ्री पाथ। यदि सभी अणुओं का बात करें तो मीन फ्री पाथ ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना उसका सभी का, तो ये हो जाएगा लैम्डा m बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस ऐसे करते करते लैम्डा n तक बटे अणुओं, जितने भी उसमें अणु है ना उसके संख्या से भाग लगा दो तो औसत आ जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या। होगा नहीं होगा बताओ? बस जिस तरह से वेग हो सकता है उस तरह दूरी भी तो हो सकती है, टकराने की दूरी नहीं हो सकती? हो सकती है। तो एक दूसरे जो है ये टकराएंगे और टकराने के बाद जो है यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है चेक करते हैं कि भाई इतनी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी आती है, ठीक है। तो इसकी जो लैम्डा m की वैल्यू और निकल के आएगी, आगे चेक करेंगे हम क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग। प्रयोग क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको एक सिलेंडर लेना पड़ेगा ऐसे करके, एक क्या लिया आपने सिलेंडर, कितने, 1 मीटर का सिलेंडर, क्या लिया, 1 मीटर का आपने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा कि यहां से ये अणु है ना, इसमें ये अणु, तो इन दोनों अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है ना, इसे हमने d से प्रदर्शित कर दिया कि भैया जब दो केंद्रीय अणु है ना, जो मॉलिक्यूल, क्योंकि एक तो अणु होंगे नहीं, कई सारे होंगे इसके अंदर, यहां से कुछ इस तरीके से, तो यहां पे और भी अणु होंगे, बड़े बड़े बना रहा हूं मैं ना इस तरीके से, ये इसकी एक तरह से d जो है ना त्रिज्या का काम करेगा। तो यहाँ पे d है ना, d बच्चों एक्चुअल में d क्या है, एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, एक मॉलिक्यूल हो रहा, इनके यदि केंद्र को केंद्र से जोड़ेंगे ना, इनके केंद्र को केंद्र से जोड़ेंगे ना अपन, केंद्र, तो ये d बन के आएगा एक हमारे पास, इसके केंद्र किससे केंद्र को जोड़ेंगे ना तो एक d बन के आएगा, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, इसकी त्रिज्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे 1 मीटर का सिलेंडर के अंदर, मतलब ये सिलेंडर है, बेलनाकार आकृति का बेलन है, इसके अंदर बहुत सारे अणु होंगे इस तरीके से, बहुत सारे अणु होंगे और आपस में जो है टकराएंगे, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर बच्चों कितने अणु हैं, इस सिलेंडर के अंदर कितना, इसमें एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, x मान लेते हैं यहाँ पे, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को मान लिया मैंने x है, तो यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मान लिया, x मान लिया। देखो मैं कर क्या रहा हूं, अब थोड़ा सा सोचना, ये मेरे पास सिलेंडर है, कितना है, 1 मीटर का सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन इस पूरे सिलेंडर के अंदर कई सारे अणु होंगे, लाखों करोड़ों अरबों अणु इसके अंदर प्रेजेंट है, होंगे नहीं होंगे बहुत सारे अणु। तो जब ये अणु आपस में उपस्थित होंगे तो इसके जो केंद्र से केंद्र तक है ना, इसकी हमें ना एक, भाई हमें तो पता नहीं भाई कितना बड़ा अणु है, तो हम तो कुछ एज्यूम करेंगे ना, भाई मानना पड़ेगा, वास्तव में होता थोड़ी ना ऐसा, अब हमने भी नहीं देखा, अणु तो लाखों करोड़ों हैं। तो ऐसे बड़े बड़े अणु जो मैंने बना करके देख लिए और बोल दिया आपसे, इन दोनों की जो ये जो वैल्यू है ना, ये d है, d मतलब इनकी अणुओं की त्रिज्या है,
क्या है? अणुओं की त्रिज्या। और इस पूरे सिलेंडर में अणु ही अणु भरे हैं, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या है हमारे पास? x है, मैंने बता रखा है। तो जाएगा इसके अंदर, तो इस सिलेंडर के अंदर कितने अणु हैं आप ये बताओ। जितना इसका आयतन होगा और अणुओं की संख्या से गुणा कर दो तो सीधी सी बात है अणु हो जाएंगे। भाई इस सिलेंडर के अंदर कितने अणु हैं? तो मैं क्या करूंगा, पहले सिलेंडर का आयतन निकालूंगा, है ना, और प्रति इकाई आयतन में कितने अणु हैं उससे गुणा कर दूंगा, तो आपके पास नंबर ऑफ वो आ जाएंगे, अणुओं की संख्या। तो इस सिलेंडर के अंदर में कितने अणु हैं वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन सिलेंडर, इस सिलेंडर में ही बात करते हैं कि भैया कितने अणु हैं इसमें। बेलन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी जाएगी? पाई, एक अणु की त्रिज्या d, पाई d स्क्वायर, और कितना दूर तक है हाइट, ऊंचाई कितनी, पाई आर स्क्वायर एच होती है ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1 मीटर। और ये तो क्या बेलन का आयतन, क्या जाएगा? बेलन का आयतन। और x से एकांक आयतन में अणु की संख्या से गुणा कर दो तो पूरा निकल के आ जाएगा जितने भी इसमें अणु हैं। तो जाएगा बेलन का आयतन ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पता ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया x से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से। तो जब ये चीज समझ में नहीं आई ना तो पूछ लेना। होता क्या है कि ये इसमें मान के चलो 100 ये 1000 मॉलिक्यूल है, कितने? 1000। अब आपको बोला एक मॉलिक्यूल का जो है बच्चों, एक मॉलिक्यूल का त्रिज्या दे दी आपको d है, कितनी? d, और 1 मीटर का पूरा ये है, तो आप इसका आयतन नहीं निकाल सकते, पाई d स्क्वायर इंटू 1, है ना, 1 मीटर में। अब आपसे बोला कि भाई अब प्रति इकाई आयतन में भैया आयतन क्या है? अब मान के चलिए इतना सा आयतन ले लिया, इसमें एक ही अणु थोड़ा होंगे, बहुत सारे होंगे, तो इतने आयतन में कितने अणु हैं उससे गुणा कर दिया मैंने। तो इस पूरे के अंदर जितने भी होंगे ना सब गुणा हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेलन के आयतन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? बेलन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या पाई d स्क्वायर h, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, पाई d स्क्वायर x, होगा नहीं होगा, है ना। और आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन, टकरा भी रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो नंबर ऑफ कोलिजन 1 मीटर, नंबर ऑफ कोलिजन कितना है? ये टकरा रहे हैं, इतना आयतन में टकरावट हो रही है, इसके कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं। तो यहां पे पाई d स्क्वायर x में टक्कर कितनी हो जाएगी? पाई d स्क्वायर x के अंदर जो है हमारे पास टक्कर कितनी जाएगी? 1 मीटर डिस्टेंस में। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पाई d स्क्वायर x है ना, टक्कर, ये पूरी टक्कर कितने में हो रही है? 1 मीटर में काम हो रहा पूरा का पूरा। तो जाएगा कोलिजन इन पाई d स्क्वायर x, कितना? 1 मीटर। तो एक टक्कर, भाई इतने टक्कर में इतनी सारी टक्करें 1 मीटर में हो रही है अणुओं की, तो एक टक्कर कितने में होगी? तो 1 कोलिजन, तो हो जाएगा 1 बाय पाई d स्क्वायर x मीटर। ओनली 1 कोलिजन मतलब एक टक्कर, एक टक्कर कितने में होगी?
तो 1/πd² x में ही होगी। ठीक है, तो बच्चों एक टक्कर कितने में हो रही है? 1/πd² x के अंदर हो रही है। ठीक है, अब यहां पे तो नंबर x बराबर क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मीन फ्री पाथ, कि भैया टोटल एक कोलिजन देखना था, कि भैया एक कोलिजन। मीन फ्री पाथ होता क्या है कि टक्कर एक क्रमागत, मतलब दो टक्करों के मध्य में जो दूरी हो रही है ना, भैया एक टक्कर की बात कर रहे हैं कि भैया एक टक्कर के लिए यहां से टक्कर हो रही है तो λ1 ऐसे करते एक की बात करें तो ऐसे ऐसे सभी की क्या हो जाएगी? λm बराबर हो जाएगा 1/2πd² x। ये है हमारे पास मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ भी बोलते हैं इसको, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। तो λm का मान कितना जाएगा? πd² मतलब 1/πd² x। ठीक है ना, तो यदि ये समझ में आया तो क्लास में पूछ लेना। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास पीवी बराबर क्या होता है? nRT। तो क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? RT/P। होगा नहीं होगा? इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, जो कि मोल से भी निकल के आता है। तो λm का एक और सूत्र बन के जाएगा, λm बराबर x का मान क्या रख दो इसको? RT/P। तो P अपॉन हो जाएगा RT/πd² Pn है, πd² Pna। यह आ जाएगा हमारे पास λm का फाइनल मान। ठीक है ना, तो ये हमारे पास माध्य मुक्त पथ का सूत्र RT/πd² P × Na। n क्या है? अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या है किसी भी जो अणु है ना उसके। पता चल गया कैसा है? πd²। x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, n/v का मान, n/v का मान क्या? RT/P। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है मान निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों से कंटिन्यू रखें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।